वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 200 पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम। तो ये रिक्वायरमेंट है कि कंपनी को अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अपने नाम पे ही रखनी चाहिए, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो रिक्वायरमेंट तो बड़ी सिंपल है, एक्सेप्शंस के ऊपर ज़रा डिटेल डिस्कशन होगी इस वीडियो के अंदर। फिर इसका एक रजिस्टर यानी रिकॉर्ड रखने की रिक्वायरमेंट है, उसकी इंस्पेक्शन और सर्टिफाइड कॉपीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो वो रिक्वायरमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कस करेंगे। तो इन दो पॉइंट्स की तरफ वन बाय वन चलते हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल है कि इन्वेस्टमेंट्स, ऑल इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय कंपनी ऑन इट्स ऑन बिहाफ, जो कंपनी ने अपने लिए की हैं। अगर तो देखें कंपनी ब्रोकरेज बिजनेस कर रही है तो वो तो क्लाइंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही होती है, दैट्स फाइन। लेकिन जो कंपनी ने अपने लिए इन्वेस्टमेंट की है, अपने पैसे से की है, शैल बी मेड एंड हेल्ड बाय इन इट्स ओन नेम, तो वो होनी भी कंपनी के नाम पर चाहिए। भाई जब इन्वेस्टमेंट कंपनी की है तो कंपनी के अपने नाम पर होनी चाहिए, कंपनी के किसी डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, एम्प्लॉय या ऑफिसर के नाम पर नहीं होनी चाहिए। कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है और अंडर द लॉ कंपनी को अलाउड है कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है या कंपनी प्रॉपर्टी ओन भी कर सकती है। तो इन्वेस्टमेंट भी कंपनी के नाम पर हो सकती है। तो जो इन्वेस्टमेंट कंपनी की है, कंपनी की ऑनरशिप में है, वो कंपनी के नाम पर ही होनी चाहिए, कंपनी के किसी ऑफिसर, एम्प्लॉय, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, चेयरमैन वगैरह के नाम पर नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हो गया बेसिक रूल, लेकिन इसकी 3 एक्सेप्शंस हैं। अब हम उन एक्सेप्शंस को विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो पहली एक्सेप्शन ये है कि कंपनी मे होल्ड एनी शेयर्स इन इट्स सब्सिडरी कंपनी इन द नेम ऑफ एनी नॉमिनी ऑफ द कंपनी इफ इट इज नेसेसरी टू डू सो टू इंश्योर दैट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी इज नॉट रिड्यूस्ड बिलो द स्टैट्यूटरी लिमिट। अब ये इशू क्या है, देखें प्राइवेट कंपनी में रिक्वायरमेंट है एसएमसी के अलावा कि कम से कम 2 शेयर होल्डर, 2 मेंबर होने चाहिए। पब्लिक कंपनी में इसलिए इसी तरह रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए। अगर एक कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के 100% शेयर एक्वायर कर लिए हों, 100% शेयर्स, तो देखें उसका तो एक ही मेंबर हो जाएगा। अब अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो देखें उसमें कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, और अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उसमें कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए। तो इसके लिए फिर रिक्वायरमेंट क्या होगी कि एक या 2 लोगों के नाम पर और शेयर्स रखने पड़ेंगे, जो भी कंपनी के नॉमिनीज हैं, जिनको कंपनी नॉमिनेट करती है उस कंपनी के अंदर मेंबरशिप के राइट एक्सरसाइज करने के लिए। तो एक या 2 लोगों के नाम पे कुछ शेयर्स रख दें ताकि नंबर ऑफ मेंबर्स वाली जो रिक्वायरमेंट है लॉ की वो पूरी हो जाए। इस मकसद के लिए अगर कंपनी अपने कुछ शेयर्स किसी नॉमिनी के नाम पर रख देती है तो वो रख सकती है, वो मेन रिक्वायरमेंट की एक्सेप्शन हो जाएगी। तो एग्जांपल हम देखते हैं कि एबीसी लिमिटेड होली ओन्ड सब्सिडरी है उसकी, एक्सवाईजी लिमिटेड जिसमें उनकी 100% शेयर होल्डिंग है। अब 100% शेयर होल्डिंग का मतलब है कि एक ही मेंबर है एबीसी लिमिटेड। तो एक्सवाईजी लिमिटेड पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, तो उसके कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए। इसका मतलब है कि एबीसी लिमिटेड को अलाउड है कि वो अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट 2 और लोगों के नाम पर, एक तो एबीसी लिमिटेड खुद हो गए और 2 और लोगों के नाम पर भी वो अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, उनके नाम पर भी रख सकते हैं, ताकि जो लॉ की रिक्वायरमेंट है कि नंबर ऑफ मेंबर कम से कम 3 हो पब्लिक कंपनी में, वो पूरी हो जाए। सेकेंड एक्सेप्शन है कि वेयर द कंपनी हैज अ राइट टू अपॉइंट और गेट इलेक्टेड एनी पर्सन एज अ डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी एंड अ नॉमिनी ऑफ द कंपनी इन एक्सरसाइज ऑफ सच राइट हैज बीन सो अपॉइंटेड। तो कंपनी का राइट हो अपनी मर्जी के पर्सन को डायरेक्टर के तौर पर इलेक्ट करवाने का या अपॉइंट करने का, और वो शख्स अपॉइंट या इलेक्ट हो भी चुका हो, अपॉइंट और इलेक्ट हो भी चुका हो, हैज बीन सो अपॉइंटेड और इलेक्टेड, द शेयर्स इन सच अदर कंपनी ऑफ एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द नॉमिनल वैल्यू ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर which are required to be held by a director thereof may be registered or held by such company jointly in its own name एंड इन द नेम ऑफ सच पर्सन और नॉमिनी। यानी कंपनी यूं भी कर सकती है कि ज्वाइंट शेयर होल्डर बन जाते हैं वो कंपनी और वो डायरेक्टर, और इन द नेम ऑफ सच पर्सन और नॉमिनी अलोन, और ये भी कर सकती है कि सिर्फ उस पर्सन के नाम पर वो शेयर्स कर दिए जाए। अच्छा, अब इसमें कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि फर्ज करें कि हमारी कंपनी के पास एक और कंपनी के 20%, 25% शेयर है और उस कंपनी में अब डायरेक्टर्स का इलेक्शन होना है। लेट्स से कि हम कहते हैं कि अगर हमारे पास 25% शेयर्स हैं तो उसकी बेस पर हम अपनी मर्जी के 2 डायरेक्टर्स को इलेक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि 25%, लेट्स से हम कहते हैं कि जी उस कंपनी में टोटल 8 डायरेक्टर्स अपॉइंट होने हैं,
तो हमारे पास 25% वोटिंग पावर है, तो 2 डायरेक्टर तो हमारी मर्जी के अपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन उस कंपनी के आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ है कि डायरेक्टर वही शख्स बन सकेगा जिसके पास कंपनी के कम से कम 5,000 शेयर हों, 10,000 शेयर हों, यानी उन्हें क्वालिफिकेशन शेयर्स कहते हैं कि इतने शेयर होंगे तो वो शख्स डायरेक्टर बन सकेगा। ये वैसे लॉ में रिक्वायरमेंट नहीं है क्वालिफिकेशन शेयर्स की, लेकिन क्योंकि हम पढ़ते हैं कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में एक कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल्स के अंदर मजीद एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट रख सकती है। तो काफ़ी कंपनीज में ये कल्चर है कि उन्होंने एक रिक्वायरमेंट रखी हुई होती है कि डायरेक्टर वही शख्स बन सकेगा जिसके पास कम से कम इतने शेयर हों, तो 5,000, 10,000, 15,000 जो भी आर्टिकल्स में लिखे हुए होते हैं। तो देखें, अब हम अपनी मर्जी के लोगों को अपॉइंट करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास तो शेयर होल्डिंग नहीं है, शेयर होल्डिंग तो हमारे पास है। तो सिर्फ रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हम कुछ शेयर उनके नाम पर कर देते हैं ताकि वो डायरेक्टर के तौर पर इलेक्ट हो सकें और हमारे बिहाफ पर वहां पर जो है डायरेक्टर्स के तौर पे मैनेजमेंट को चला सकें। उसमें हमारे पास 2 ऑप्शन है कि हम अगर ऐसा करते हैं कि शेयर उनके नाम पर कर देते हैं तो वो भी किया जा सकता है, और ज्वाइंट शेयर होल्डिंग भी की जा सकती है कि हम शेयर उनके नाम पर भी कर दें और अपने पास भी रखें, यानी ज्वाइंट शेयर होल्डर बन जाए। तो ज्वाइंट शेयर होल्डर बनने में ऑब्वियसली कंपनी के लिए ज़रा सिक्योरिटी ज़्यादा है कि प्रॉब्लम कम आएंगे, कंपनी भी इन्वॉल्व होगी, लेकिन थोड़ी सी कह लेंगे प्रोसीजरल प्रॉब्लम सम टाइम आ जाते हैं। जैसे चीज़ों में देखना पड़ता है कि नोटिस जो है वो ज्वाइंट होल्डर्स में से किसको मिलेगा। लॉ में इसके रूल हैं कि जी जिसका नाम पहले लिखा हुआ होगा उसको मिलना है, और इसी तरीके से और चीज़ें हैं, लेकिन ये कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं बहरहाल। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, एबीसी लिमिटेड हैज़ इन्वेस्टेड इन 15% शेयर्स of XYZ Limited and wants to nominate Mr. अफजल as director। 15% शेयर हैं और वो मिस्टर अफजल को अपॉइंट करना चाहते हैं। एज पर आर्टिकल्स ऑफ XYZ Limited ओनली अ पर्सन हु होल्ड्स एट लीस्ट 10,000 शेयर्स। ये क्वालिफिकेशन शेयर हैं कि जी वो होंगे आर्टिकल्स के मुताबिक तो वो शख्स डायरेक्टर बन सकेगा। अब एबीसी लिमिटेड को इस सिचुएशन में अलाउड है कि वो 10,000 शेयर्स जो हैं XYZ लिमिटेड में उनके पास जो हैं टोटल शेयर्स में से 10,000 शेयर्स या तो ज्वाइंटली ट्रांसफर कर दें मिस्टर अफजल के नाम पर, या फिर मिस्टर अफजल के नाम पर अकेले भी कर दें तो वो भी कर सकता है। तो ये एक्सेप्शन 2 है जहां पर एक कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट अपने नाम के बजाय किसी और के नाम पर रख सकती है। थर्ड है एक्सेप्शन की कंपनी में आल्सो प्लेस इट्स इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज इन द नेम ऑफ सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी इफ इट सो डिजायर्स एंड द सिक्योरिटीज आर अलाउड टू बी केप्ट इन सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम। तो सेंट्रल डिपॉजिटरी के पास अपनी इन्वेस्टमेंट रखवाने का फायदा ये होता है कि एक तो वो फिजिकल रिकॉर्ड प्रॉपर रखने की उनके पास स्टोरेज होती है, भाई ऐसी जगह होती है जहां पर वो आग लगने का खदशा नहीं होता और जो कागज़ है वो ख़राब नहीं होता ह्यूमिडिटी वगैरह और इन्फेक्टर से। तो एक तो उन्होंने फिजिकल सर्टिफिकेट अपने पास संभालने का मामला अच्छा रखा हुआ होता है। दूसरी बात ये कि जब हम अपने शेयर सेंट्रल डिपॉजिटरी को दे देते हैं तो वो उसके बदले में हमें एक इलेक्ट्रॉनिक कह लें कि एक्सेस दे देते हैं और हम अपने शेयर जो है ना वो बड़ा इजीली फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो काफ़ी कंपनीज अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेंट्रल डिपॉजिटरी के पास रजिस्टर्ड करवा देती हैं, उनके सिस्टम में रखती हैं। तो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपने बजाय अपने पास रखने के बजाय अपने नाम पे रखने के बजाय सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम में रखवा देते हैं तो वो भी एक्सेप्शन के तौर पर अलाउड है। एग्जाम्पल देखते हैं, एबीसी लिमिटेड हैज शेयर्स ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी एज ट्रस्टी। देखें इसमें जो ऑनर है वो एबीसी लिमिटेड है, सेंट्रल डिपॉजिटरी के पास ट्रस्टी के तौर पे यानी अमानत के तौर पे। हाउएवर बेनिफिशियल ओनरशिप इज ऑफ एबीसी लिमिटेड। जो डिविडेंड मिलेगा वो एबीसी लिमिटेड को मिलेगा, जो नोटिस आएगा मीटिंग अटेंड करने का वो भी एबीसी लिमिटेड को आएगा, जो राइट्स हैं जो ऑब्लिगेशन है वो एबीसी लिमिटेड के। तो ये भी कंपनीज एक्ट के मुताबिक अलाउड है कि ऐसा कर सकते हैं। ये जो हमारी रिक्वायरमेंट थी मेन, ये उसकी कंट्रावेंशन कंसीडर नहीं होगी। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट, उसकी 3 एक्सेप्शंस और उन तीनों एक्सेप्शन की एग्जाम्पल के पॉइंट्स हो गए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और फर्दर रिक्वायरमेंट इस सिलसिले में देखते हैं। तो एक रजिस्टर जो है वो मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है। वेयर ड्यू टू एक्सेप्शन डिस्कस्ड अबव, जो अभी हमने 3 एक्सेप्शन डिस्कस की कि जी नंबर ऑफ मेंबर पूरा करने के लिए या किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए, क्वालिफिकेशन शेयर पूरा करने के लिए, या सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम में शेयर रखने के लिए, इन्वेस्टमेंट रखने के लिए इन्वेस्टमेंट की गई हैं जो कि कंपनी के अपने नाम पर नहीं है। द कंपनी शैल फोर्थविथ एंटर इन रजिस्टर मेंटेन्ड बाय इट फॉर द पर्पज एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। तो कंपनी ये सारा रिकॉर्ड उसका मेंटेन करेगी फौरन। तो अगर कोई सिनेरियो ऐसा आता है कि जी 10 दिन बाद रिकॉर्ड रखा गया, 2 महीने बाद रखा गया,
तो आपने उसमें बताना है कि कंट्रावेंशन हो गई है, क्योंकि लॉ की रिक्वायरमेंट ये है कि फॉरन रजिस्टर के अंदर उसको रखना चाहिए। वो रजिस्टर्ड कहाँ रखा जाएगा? रजिस्टर्ड ऑफिस में। उसके अंदर रजिस्टर में क्या क्या चीजें मेंशन की जाएंगी? नेचर, वैल्यू एंड सच अदर पर्टिकुलर जो कि नेसेसरी हो कि आप उन शेयर और सिक्योरिटीज को आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे शेयर सर्टिफिकेट पर डिस्टिंक्टिव नंबर होता है तो वो मेंशन होना चाहिए। फिर फर्दर रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो रजिस्टर होगा वो इंस्पेक्ट किया जा सकता है। कौन इंस्पेक्ट कर सकता है? द रजिस्टर शैल बी ओपन टू द इंस्पेक्शन ऑफ मेंबर्स विदाउट चार्ज, यानी मेंबर्स देखना चाहें तो बगैर किसी फीस के, कोई और शख्स देखना चाहे तो फीस। फिक्स बाय द कंपनी ड्यूरिंग बिजनेस आवर। अच्छा, अब इसमें भी सिनेरियो बन जाता है कि एक जगह पे कहा जाता है कि एक पर्सन ने जो है ना कहा है कि जी मैं, मेंबर ने एक एप्लीकेशन दी है कि वो इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, कंपनी ने उनसे फीस मांगी है, तो उन्होंने कहा है कि वो फीस नहीं होनी चाहिए। तो हम बताएंगे कि जी मेंबर्स के लिए फीस नहीं है, और दूसरा शख्स अगर है तो ठीक है, कंपनी ने जो फीस फिक्स की हुई है वो बिल्कुल उनसे मांगी जा सकती है। तो फिक्स बाय द कंपनी ड्यूरिंग बिजनेस आवर, इंस्पेक्शन बिजनेस आवर्स के अंदर होगी, सब्जेक्ट टू सच रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो कंपनी जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है, लेकिन ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी कि कम से कम दिन में 2 घंटे तो फिर भी इंस्पेक्शन अलाउड हो। यानी कंपनी रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि भाई हर वक्त आके आप नहीं रजिस्टर देख सकते, लेकिन कंपनी को कम से कम 2 बिजनेस आवर्स एवरी डे अलाउ करने होंगे। सुबह 9 से 11 का टाइम अलाउ कर दें, दोपहर 12 से 2 का कर दें, शाम 3 से 5 का कर दें, कोई भी टाइम अलाउ कर दें। 2 घंटे ऐसे जरूर देने होंगे, 2 घंटे से ज्यादा भी अलाउ कर सकते हैं। तो लॉ कह रहे हैं कम रिस्ट्रिक्शन लगा लें, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ऐसी लगाएं कि फिर भी कम से कम 2 घंटे अलाउड हों इंस्पेक्शन के लिए। फिर अगर कोई मेंबर चाहता है कि उन्हें कॉपी मिल जाए, तो उसमें रूल ये है कि एनी मेंबर मे रिक्वायर अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्टर और एनी पार्ट देयर ऑफ ऑन पेमेंट ऑफ सच फी फिक्स बाय द कंपनी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक मेंबर इंस्पेक्शन करना चाहता है तो उसके लिए कोई फीस नहीं है, सर्टिफाइड कॉपी लेना चाहता है तो उसके लिए फीस है। द सर्टिफाइड कॉपीज रिक्वेस्टेड शैल बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज। कंपनी जब रिक्वेस्ट आएगी कि कॉपी चाहिए फीस के साथ, तो कंपनी 7 दिन के अंदर वो कॉपी इशू करेगी। अ मेंबर सीकिंग टू एक्सरसाइज राइट मस्ट मेक अ रिक्वेस्ट टू द कंपनी टू दैट इफेक्ट। अब यानी इस सिलसिले में एक मेंबर को रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन देनी चाहिए। ऑटोमेटिकली कंपनी हर मेंबर को भेजने की पाबंद नहीं है। जो रिक्वेस्ट देगा और साथ जो फी फिक्स हुई हुई है उसको जमा करवाएगा, उसको मिलेगी सर्टिफाइड कॉपी, वरना नहीं मिलेगी। फिर लॉ एक कॉन्सेप्ट रखता है रजिस्ट्रार के ऑर्डर का कि अगर कंट्रावेंशन हो जाती है, कंट्रावेंशन से मुराद ये है कि इंस्पेक्शन करवानी थी, कंपनी इंस्पेक्ट नहीं करने दे रही मेंबर को, या सर्टिफाइड कॉपी देनी थी 7 दिन के अंदर, तो कंपनी अगर सर्टिफाइड कॉपी नहीं दे रही, तो रजिस्ट्रार में बाय एन ऑर्डर कंपेल एन इमीडिएट इंस्पेक्शन ऑफ द रजिस्टर और डायरेक्ट दैट कॉपीज रिक्वायर्ड शैल बी सेंट टू द पर्संस रिक्वायरिंग देम। तो इन इंस्पेक्शन और सर्टिफाइड कॉपीज वाले मैटर पे जो है रजिस्ट्रार जो है वो ऑर्डर के थ्रू कंपेल कर सकते हैं कंपनी को कि इंस्पेक्शन करवाई जाए या सर्टिफाइड कॉपीज जो हैं वो डिलीवर की जाएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।